महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। पीएम ने महिलाओं को भरोसा दिलाते हुए कहा कि हम महिलाओं को आरक्षण दिलाकर ही रहेंगे। महिला आरक्षण पर हमारा इरादा अटूट है। पीएम ने इस दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि परिवारवादी दलों को महिला सशक्तिकरण से डर लगता है। पीएम ने साथ ही कहा कि पीएम मोदी ने नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है, सरकार का इरादा अटूट है। संख्या बल के चलते हम हार गए, लेकिन हमारा आत्मबल कभी नहीं कम हुआ है। बता दें कि शुक्रवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद पीएम ने देश के नाम संबोधन किया और इसी दौरान पीएम मोदी ने ये बातें कही हैं। मैं देश की हर नारी को विश्वास दिलाता हूं, हम महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाले हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे। हमारा हौसला भी बुलंद है, हमारी हिम्मत भी अटूट है और हमारा इरादा भी अड़िग है। तो पीएम मोदी ने विरोधी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और समाजवादी पार्टी के स्वार्थ की वजह से महिलाओं को नुकसान उठाना पड़ा है। बिल गिरने के बाद विपक्ष तालियां बजा रहा था। विपक्ष ने नारी के सम्मान को चोट पहुंचाया है। नारी कभी अपना अपमान नहीं भूलती है। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है। साथियों, कल देश की करोड़ों महिलाओं की नजर संसद पर थी। देश की नारी शक्ति देख रही थी। मुझे भी ये देखकर बहुत दुख हुआ कि जब ये नारी हित का प्रस्ताव गिरा तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थी। महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजें थपथपा रहे थे। उन्होंने जो किया वो केवल टेबल पर थाप नहीं थी, वो नारी के स्वाभिमान पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष ने नारी शक्ति वंदन विधेयक की भ्रूण हत्या की है। समान अनुपात में शक्ति बढ़ाने की कोशिश थी, लेकिन इस ईमानदार प्रयास की कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी है, भ्रूण हत्या कर दी है। तो पीएम मोदी के बयान पर अब सियासत भी गर्मा गई है। एनडीए ने पीएम मोदी के बयान का समर्थन किया है तो विपक्ष ने पीएम मोदी के आरोपों को खारिज किया है। विपक्षी दल कोटा में कोटा की मांग कर रहे थे। विपक्षी दल महिला आरक्षण में शोषित, वंचित, पिछड़ा, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज के हिस्सेदारी की बात कर रहे थे और स्पष्ट रूप से विपक्षी दलों का मानना था कि इन वर्गों को उपेक्षित करके इन वर्गों की महिलाओं को आप आरक्षण से वंचित करके ना तो महिलाओं का भला कर सकते हैं और ना ही देश का भला कर सकते हैं। बहुत दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के सर्वोच्च पद पर बैठा आदमी झूठ बोल रहा है। 2023 में महिला आरक्षण बिल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
उन्हीं की सरकार लेके आई, कांग्रेस के समर्थन से ही वो बिल पास हुआ और कह रहे कांग्रेस इसके विरोध में है। 2010 में हम ही ये बिल लेके आए थे, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बिल पास करवाया तो राज्यों में पंचायतों में और स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण मिल सका। इस प्रधानमंत्री को या तो कुछ पता नहीं है या फिर ये झूठ बोल रहे हैं। कहना चाहती हूँ कि विपक्ष ने बहुत घोर पाप किया है, खास तौर पर आधी आबादी के तौर पे, चूंकि ऑलरेडी बहुत देर हो चुका है इस बिल को, इस विधेयक को आके बाकायदा पास होने में और लागू होने में। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज भारत की महिलाओं से स्पष्ट कहा है कि उनके अधिकार और सम्मान की लड़ाई वो अंतिम दम तक लड़ेंगे और आज तक जो उन्होंने किया है उसको और बेहतर तरीके से और सम्मानजनक तरीके से उनको उनकी आवाज को संसद में गूंजे इसका वो भरसक और पूरा प्रयास करेंगे। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने महिला आरक्षण बिल के मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जितने विपक्ष में वोट पड़े, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, आरजेडी हो, सब लोग महिला विरोधी हैं। देश की आधी आबादी को उनका हक मिलना चाहिए। संविधान खतरे में है। इस सब लोग महिला विरोधी लोग हैं। देश की आधी आबादी का हक मिलना चाहिए। अगर आदरणीय मोदी जी हक देने के लिए प्रयास किए थे तो ये लोग वोट नहीं दिया, विरुद्ध में वोट गिरा के और बिल पास नहीं होने दिया। विजय कुमार सिन्हा ने भी न्यूज 18 पर पीएम मोदी का भाषण देखा। विजय कुमार सिन्हा ने भी विपक्ष पर हमला बोला। विजय सिन्हा ने कहा, विपक्ष माफी के लायक भी नहीं है। लेकिन विपक्ष के लोगों ने नारी शक्ति का अपमान किया, आधी आबादी को देश के लोकतंत्रीय वातावरण में भागीदारी से रोकने का, देश के अंदर 21वीं सदी के भारत के बदलते स्वरूप को जिस तरह से झकझोरने का और अपमानित करने का काम किया है, ये लोग माफी के लायक नहीं। बड़ी खबर आपको आरा से दिखाते हैं, जहां रामशहर गांव के बधार में भीषण आग लगी। सैकड़ों बीघा में लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। किसानों की मेहनत कुछ ही समय में नष्ट हो गई। सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। आरोप है कि समय पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया है। प्रभावित किसानों ने प्रशासन से जल्द मुआवजे की मांग की है। किसान का पीड़ा दर्द समझने के लिए सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार का, जिला प्रशासन का कोई उस पर ध्यान नहीं है। अगर सरकार और जिला प्रशासन का ध्यान रहता तो हर थाने में, हर ब्लॉक में फायर ब्रिगेड मौजूद रहता। इस समय में हमेशा ये होता है, लेकिन फायर ब्रिगेड कब पहुंचती है? जब फसल जल के बर्बाद हो जाता है, राख हो जाता है, तो राख को बुताने के लिए जाती है, आग को बुताने के लिए नहीं। तो मैं जिला प्रशासन से, जिलाधिकारी महोदय से, बड़हरा सीओ, अंचलाधिकारी महोदय और तमाम आला अधिकारियों से अपील करते हैं, मांग करते हैं कि जो भी किसान का नुकसान हुआ है उसका जल्द से जल्द भरपाई किया जाए, मुआवजा दिया जाए। खबर आपको पटना से दिखाते हैं, जहां रामकृष्ण नगर थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 10 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी की 7 मोटरसाइकिल बरामद की गई। बताया जाता है कि बीते शुक्रवार को थाना क्षेत्र स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के पास बाइक चोर गिरोह का एक सक्रिय सदस्य बाइक चोरी कर भाग रहा था। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया, जिसके बाद आरोपी की निशानदेही पर छापेमारी कर पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्रम में 17 अप्रैल को एक अपराधकर्मी जिसका नाम अमर कश्यप है और वो रामकृष्ण नगर अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया के पास से एक बाइक चोरी करके भाग रहा था। इतने में उसे जो वहाँ आसपास पुलिसकर्मी थे और आमजन थे, उनके सहयोग से उसे पकड़ा गया। बाइक को भी उसके पास से रिकवर किया गया। फिर उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में उसके द्वारा अपने अन्य सहकर्मियों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया। उसके बयान के आधार पे और उसके पास से जो भी एविडेंस मिले मोबाइल से और जो भी आपस में इन्होंने बात कर रखे थे, इसके आधार पे 9 अन्य अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है।
मोतिहारी में एक बार फिर जहरीली शराब से संदिग्ध मौत की आशंका जताई गई है। तुरकोलिया के टिकैता गोविंदापुर गांव में बनारसी शाह की संदिग्ध हालत में जान चली गई। मृतक के घर वालों ने साथी भोला पर शराब पिलाने का आरोप लगाया। कुछ दिन पहले भी जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि बनारसी शाह की मौत जहरीली शराब से हुई है, प्रशासन ने अब तक पुष्टि नहीं की है। मोतिहारी के तुरकोलिया के टिकैता गोविंदापुरा में एक युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। आरोप है कि बनारसी शाह ने अपने साथी भोला के साथ शराब पिया था। इसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। घर वाले गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सर आप कहाँ से आ रहे हैं? भोला साले आके दिलन कल शाम के। हाँ। ई भूसा उसा ढो के गेलन, के बाद में दारू इनका मिलल, शाम के इनका से झगड़ो उगड़ो भेल, छीन छान भेल, तो ना मन पी लेलन। मृतक बनारसी शाह के घर वालों ने उसके ही साथी भोला पर शराब पिलाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने भोला को हिरासत में लिया। हालांकि भोला ने बनारसी शाह को शराब पिलाने की घटना से इनकार कर दिया। तो बनारसी शाह की पत्नी बोल रही है कि सुबह में भी दारू पिलाए थे, शाम में भी दारू पिलाए थे। ये गलत बात है सर, कोई फंसा रहा है हमको गाँव के लोग। क्यों फंसा रहे हैं? आपका दुश्मनी है उससे? सर ये तो मालूम नहीं है। सूत्रों की माने तो शराब पीने से कई और लोग बीमार हैं। आपको बता दें कि महज कुछ दिन पहले ही इसी तुरकोलिया थाना क्षेत्र में जहरीली शराब ने कई लोगों की जान ली। कार्रवाई के नाम पर तुरकोलिया के थाना अध्यक्ष उमाशंकर मांझी और चौकीदार भरत राय को सस्पेंड कर दिया गया था। अब उसी इलाके में फिर से संदिग्ध मौत होना गंभीर सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि मोतिहारी में बार बार क्यों हो रही है जहरीली शराब से मौत? क्या मोतिहारी पुलिस पिछली घटनाओं से सीख नहीं लेती? क्या कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करती है पुलिस? और सबसे बड़ा सवाल, जहरीली शराब कब तक लेती रहेगी जान? मोतिहारी पुलिस को इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि शुक्रवार को ही सीएम सम्राट चौधरी ने साफ साफ संदेश दिया है कि शराब बंदी को सख्ती से लागू करेंगे और जिसने भी लापरवाही बरती उस पर कार्रवाई होगी। मोतिहारी से संवाददाता अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। बीपीएससी की एईडीओ प्रतियोगिता परीक्षा पेपर लीक मामले में अब आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू की एंट्री हो गई है। मुंगेर और नालंदा केस की जांच अब ईओयू करेगी। ईओयू ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। एसपी राजेश कुमार एसआईटी के हेड बनाए गए हैं। टीम में डीएसपी, 5 इंस्पेक्टर और जवान भी शामिल हैं। एसटीएफ और साइबर यूनिट की मदद भी ली जाएगी। डिजिटल सबूत जुटाने पर खास फोकस है। एसआईटी ने जांच का काम शुरू किया है। एडीजी नैयर हसनैन खान खुद मॉनिटरिंग करेंगे। न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, और क्या अपडेट? देखिए, ये पूरा मामला जो है वो पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। बीपीएससी जो है एईडीओ का प्रतियोगिता परीक्षा जो है आयोजित किया गया है और अलग अलग चरणों में ये परीक्षा जो है वो की जा रही, संचालित है। इसी जो है आज इस बात की जानकारी आर्थिक अपराध इकाई को मिली थी कि ये पेपर जो है वो लीक हुआ है, जिसके बाद तत्काल जो है एडीजी के जो है ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान, उन्होंने अपनी टीम से इसकी सत्यापन करवाया और फिर एक एसआईटी का गठन किया गया है, जिसकी कमान जो है वो दिया गया है एसपी को। और उसके बाद इसमें पूरी मॉनिटरिंग जो है वो अपने हाथ में उन्होंने रखा है। जो बात थी हमारी नैयर हसनैन खान से, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सरकार की यूएसपी जो है वो पेपर लीक पर पूर्णतः नकेल कसने की है और जो भी तत्व इसमें शामिल हैं उन सभी को चिन्हित किया जाएगा। जो नेटवर्क काम कर रहा था उस पूरे नेटवर्क को खंगालेगी एसआईटी और जितने भी लोग शामिल हैं, चाहे वो बीपीएससी से ही जुड़े हुए अधिकारी क्यों न हो, तो सबकी शिनाख्त किया जाएगा और उसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको याद होगा कि इससे पहले भी बीपीएससी का जो पेपर लीक हुआ था उस मामले में भी लगातार ईओयू ने कार्रवाई की थी। पटना से लेकर के हजारीबाग जो झारखंड में है वहां तक जो है ईओयू की दबिश देखने को मिली थी। और अब चूंकि एसआईटी काम करना शुरू कर दी है, इस बात की जानकारी एडीजी नैयर हसनैन खान ने दी है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पूरे तौर पे मॉनिटरिंग जो है वो हमारे द्वारा किया जाएगा, नैयर हसनैन खान के द्वारा किया जाएगा और पूरी कमान जो है वो एसआईटी के ऊपर जो है उनका रहेगा। तो फिलहाल एसआईटी जो है वो अपनी जांच कर रही है और जांच के दायरे में जो भी लोग आएंगे, चाहे वो सफेदपोश हो या स्टूडेंट वर्ग से ही क्यों न हो, सभी की शिनाख्त करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है अमित, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए।
और अगली खबर आपको दरभंगा से दिखाते हैं, जहां मोबाइल व्यवसायी की दरभंगा के होटल में संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई है। शुक्रवार देर शाम होटल के कमरे में उनका शव संदिग्ध हालत में बरामद किया गया। प्रारंभिक जानकारी में सल्फास खाने से मौत की बात सामने आई है, लेकिन मृतक के परिजनों ने किसी साजिश के तहत हत्या का आरोप लगाया है और पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं। यहाँ आए तो थाना गए, थाना में बोला गया कि बॉडी पोस्टमार्टम के लिए चला गया है, रात में हो नहीं पाएगा, आपको सुबह आना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ आए हैं। क्या कोई टेंशन वेंशन? कोई तरह का कोई टेंशन नहीं है ना। कितने बजे आप लोग को सूचना मिली? अप्रोक्स 7 बजे शाम में हम लोग को सूचना मिली। गोपालगंज में युवक के अपहरण और हत्या की 25 महीने पुरानी अनसुलझी गुत्थी को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के सासा मूसा से अगवा युवक की हत्या कर शव के कई टुकड़े कर दिए गए थे। NH 27 किनारे नाले में फेंका गया था। SP विनय तिवारी के निर्देश पर पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से जांच शुरू की और आरोपी दीपक कुमार और मन्नू कुमार को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में दोनों ने हत्या की साजिश और वारदात का खुलासा किया है। बता दें कि कुचायकोट थाने के सासा मूसा निवासी ध्रुव प्रसाद के बेटे चंदन कुमार की 28 फरवरी 2024 को हत्या कर दी गई थी और पुलिस अपहरण का केस दर्ज कर जांच में जुटी थी। ये लोग रात को बुलाया था 6 बजे करीब में बारात में जाने के लिए। अब 5 लोग 4 लोग था लोग इन, और उसमें मेरे भाई को बैठा के ले गया बाइक पर घर से। जब रात को लेट हो गया 8 बज गया तो हम कॉल किए, पूछे कहाँ है मेरा भाई, तो बोल रहा है सब कि हम लोग अपने अपने घर चले आए, वो भी अपना घर चला गया होगा। उसके बाद से हम लोग ढूंढे, थाना पर भी गए, कंप्लेन किए, SP साहब की भी गए, थाना पर भी नहीं सुने हम लोगों का। आया हूँ यहाँ पे और अभी तफ्तीश में नर कंकाल की सिर पे खोपड़ी बरामद हुई है। बाकी चीज़ की खोज जारी है और अभी हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ से पानी निकलवा कर नर कंकाल की प्राप्ति हेतु, और हमारे GCB और बाकी सारे पुलिसगण भी कार्य कर रहे हैं। क्या सूचना क्या मिली थी? सूचना मिली थी कि मैं अंचल में हूँ यहाँ पे कार्यरत, तो सूचना मिली थी कि यहाँ पर एक डेड बॉडी है, उसको निकलवाना है पुलिस की मौजूदगी में। उसी सूचना के आदेश का रूप में हम लोग आए यहाँ पे और आकर यहाँ पर कार्रवाई को चालू किए हैं। गोपालगंज पुलिस ने युवक के अपहरण और हत्या की एक अनसुलझी गुत्थी को सुलझा लिए जाने का दावा किया है। ये मामला कुचायकोट थाना क्षेत्र के सासा मूसा का है, जहां पर 25 महीने पहले एक युवक की अपहरण होती है और अपहरण के बाद उसकी हत्या कर कई टुकड़ों में 100 को करके इस नाले में फेंक दिया जाता है। NH 27 के किनारे इस नाले में इस वक्त तफ्तीश शुरू है। गोपालगंज के SP विनय तिवारी ने 25 महीने पुराने इस केस की अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस टीम का गठन किया और पुलिस टीम ने वैज्ञानिक तरीके से इस पूरे मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान ये पता चला कि जिस युवक का अपहरण हुआ था उसका नाम चंदन कुमार था और उसकी हत्या उसके दोस्तों ने मिलकर कर दी थी। हत्या के बाद इसी नाले में उसके 100 को कई टुकड़ों में करके फेंक दिया गया था। पुलिस ने इस पूरे मामले में दीपक कुमार और मन्नू कुमार नाम के 2 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया है और इनसे लगातार पूछताछ चल रही है। SP विनय तिवारी का ये कहना है कि जो बरामद हुए हैं 100 के पार्ट्स, उसकी फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी, DNA टेस्ट भी कराया जाएगा ताकि ये पता चल सके कि जो कंकाल मिले हैं वो चंदन कुमार के ही है। फिलहाल इस पूरे मामले में तफ्तीश जारी है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।